एमए फाइनल में बैंकिंग सिस्टम में हम पढ़ रहे थे आईएमएफ और आईएमएफ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या कार्यप्रणाली है, वर्किंग प्रोसीजर ऑफ द आईएमएफ, ये हम पढ़ेंगे। पहले अपन ने पढ़े थे उद्देश्य, आईएमएफ के क्या उद्देश्य हैं। आज पढ़ेंगे कार्यप्रणाली। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनी कार्यप्रणाली इस प्रकार निर्धारित करता है कि विनिमय दरों में कम उच्चावचन हो, बहुपक्षीय भुगतान व्यवस्था पाने तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुमुखी विकास हो, और कोष की कार्यप्रणाली भी जो उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं वो हैं, पहला समता दरों का निर्धारण। जैसा मैंने आपको पार्ट 1 में आईएमएफ के बताया था कि विनिमय दरों के एक निश्चित मूल्य पर निर्धारण को ही समता दरों का निर्धारण कहते हैं, और कोष समझौते के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश को अपनी मुद्रा का स्वर्ण जो मूल्य है वो स्वर्ण या अमेरिकी डॉलर में घोषित करना होता था। अब तो ये निर्धारण सदस्यों की सहमति से होता है, लेकिन ये अब एसडीआर में स्पेशल ड्राइंग राइट्स विशेष आहरण अधिकार में व्यक्त करना पड़ता है। अब ये चेंज हो गया है। दूसरा पॉइंट जो था वो बताया था समता दरों में परिवर्तन। इसमें भी था अपन ने पढ़ा है कि कोष के विधान में यह व्यवस्था है कि स्वर्णमान की भांति विनिमय दरों में सम मूल्य स्थायी रखते हुए भी उसमें निश्चित सीमा के अंदर विनिमय दरों में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। जो वर्तमान में जो समता दरों में 2.25% से अधिक परिवर्तन कोष की पूर्व स्वीकृति से ही कोई भी सदस्य देश कर सकता है ना। उसका कारण भी ये है कि बताना होता है, और वो कोशिश करते हैं कि जो आधारभूत असाम्य उसे दूर करने के उद्देश्य से ये परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद थर्ड है विनिमय नियंत्रण या एक्सचेंज कंट्रोल। विश्व में विनिमय नियंत्रण अपनाने से दूसरे देशों को होने वाली हानि से बचाने का प्रयास भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। विनिमय नियंत्रणों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत खराब असर पड़ता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कोषों द्वारा इसको नियंत्रित करने के प्रयास किए जाते हैं, और इसके संविधान में ये कहा गया है कि कोष की सहमति के बिना चालू अंतर्राष्ट्रीय सौदों के भुगतान व अंतरण पर कोई भी सदस्य देश प्रतिबंध नहीं लगा सकता। जो इसके सदस्य देश हैं वो इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में कोष किसी देश को विनिमय नियंत्रण अपनाने की छूट दे सकता है, किंतु निम्नलिखित पर विनिमय नियंत्रण लागू नहीं किया जा सकता। जैसे पहला है बहुमुद्रा व्यवहार करना, फिर विदेशों में जमा कोषों को स्वर्ण में बदलना अथवा जमा प्राप्तकर्ता देश की मुद्रा में बदलना, और तीसरा है अल्पकालीन पूंजी आवागमन। इसमें ये बात है आईएमएफ के नियमों में जो सदस्य देशों को विनिमय नियंत्रण लागू करने की छूट देती है। ठीक है। इसमें तो नियंत्रण लागू नहीं किया जा सकता, जो मैंने अभी बताई हैं बातें। अब जो है वो छूट है, पहला संक्रमण काल में विनिमय नियंत्रण अपनाया जा सकता है, किंतु उसे धीरे धीरे किया जाना चाहिए। इसके अलावा जब बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी देश के बाहर जा रही हो तो स्थायी विनिमय नियंत्रण अपनाया जा सकता है। इसके अलावा
जिन देशों की मुद्राएं अल्प शोषित हो जाएं तो विनिमय नियंत्रण अपना सकते हैं। ये उनकी शर्तें हैं या बातें हैं। इस प्रकार कोष एक और तो बिना किसी विनिमय कठोरता के विनिमय स्थायित्व बनाए रखने का व्यवहार करता है, और दूसरी ओर सीमित विनिमय नियंत्रण अपनाकर विनिमय में जो लोच है उसकी वृद्धि करने का भी प्रयास करता है आईएमएफ। इसके अलावा मुद्रा कोष से ऋण व्यवस्था, क्रेडिट अरेंजमेंट करता है अंडर द फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य राष्ट्रों के भुगतान असंतुलन को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि भुगतान असंतुलन को संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। और आईएमएफ के पास सभी राष्ट्रों की मुद्राएं होती हैं। जब किसी देश का भुगतान असंतुलन असाम्य की स्थिति में होता है तो कोष ऐसे राष्ट्रों को ऋण प्रदान करता है ताकि वे अपना असंतुलन ठीक कर सकें। कोष के द्वारा ऋण देने का कार्य केंद्रीय बैंक के माध्यम से किया जाता है। मुद्रा कोष द्वारा ऋण देने की प्रणाली को विदेशी मुद्रा का क्रय तथा ऋण वापसी को स्वदेश की मुद्रा का पुनः क्रय कहते हैं। ठीक है, ऋण की वापसी को स्वदेश की मुद्रा का पुनर्क्रय कहते हैं। और जो ऋण देने की जो शर्तें हैं वो ये हैं, निर्धारित की गई हैं। पहला, विदेशी मुद्रा का क्रय ऋणी देश के आवश्यक चालू सौदों की वित्त व्यवस्था करने के लिए होना चाहिए, न कि पूंजी सौदों के लिए। फिर है कि कोई भी देश वर्ष में अपना अभ्यंश कोटा, अभ्यंश के 25% से अधिक मुद्रा नहीं खरीद सकता। यदि किसी देश को अधिक ऋणों की आवश्यकता होती है तो अभ्यंश के 100% तक ऋण दिए जा सकते हैं, और इसका टाइम पीरियड होता है 3 से 5 वर्ष तक का। ठीक है, इसके अलावा किसी भी समय कोष के पास किसी भी सदस्य राष्ट्र की मुद्रा उस राष्ट्र के अभ्यंश के दुगने से अधिक नहीं होने चाहिए। और कितनी तरह के ऋण प्रदान किए जाते हैं? संकटकालीन ऋण, जब कोई विशेष राजनीतिक या कोई अचानक आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए तो इस तरह का ऋण दिया जाता है। वो इस बात का आश्वासन देता है कि किसी और देश को हानि पहुंचने का नहीं होगा, हानि नहीं पहुंचेगी, है ना। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो दिसंबर 1956 में स्वेज नहर विवाद से उत्पन्न आर्थिक संकट के समय ब्रिटेन को ऋण दिया गया था। तो ये है इमरजेंसी लोन। फिर है स्थायित्व ऋण, जो कभी कभी कुछ देशों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और वो बहुमुखी विनिमय दर अपना लेते हैं। तो बहुमुखी विनिमय दर क्या होता है? विभिन्न देशों को अथवा विभिन्न वस्तुओं के भुगतान विभिन्न दरों पर किए जाते हैं। तो उनमें विनिमय दर में समता स्थापित करने के लिए सदस्य राष्ट्रों को स्थायित्व ऋण दिए जाते हैं। और सामयिक विनिमय कठिनाई दूर करने के लिए भी ऋण दिए जाते हैं। ये 6 से 12 महीने तक के होते हैं और ये मौसमी असंतुलन में सुधार के लिए दिए जाते हैं। इसका भुगतान भी नियमित ही होता है। इसके अलावा चालू भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए भी ऋण दिए जाते हैं। विकासशील राष्ट्रों को अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अधिकतम मात्रा में पूंजीगत सामान का आयात करना पड़ता है, जिससे उनके सामने भुगतान असंतुलन की कठिनाई आ जाती है। इन देशों की समस्या तो दीर्घकालीन होती है, परंतु दीर्घकालीन ऋण मिलने में थोड़ी मुश्किल आती है। इसलिए काम चलाने के लिए कोष अस्थायी ऋण देता है और ऐसा ऋण अपने भारत में भी मिला है। इस प्रकार आर्थिक संकट का से छुटकारा दिलाने के लिए भी ऋण दिया जाता है। जैसे कभी बहुत विशेष स्थिति आती है तो अचानक आईएमएफ ऋण देता है। इसके अलावा ऋण शुल्क भी लेता है वो,
जब ऋण लो, अपन पढ़ रहे हैं ना मुद्रा कोष से ऋण व्यवस्था किस प्रकार होती है, तो वो ऋण के चार्जेस भी लेता है। ये ऋण अगर ज़्यादा अवधि का है तो ये चार्ज बढ़ जाता है, और इसका जो ऋण का जो शुल्क है वो पहले स्वर्ण में इसका भुगतान होता था, अब एसडीआर में किया जाता है। यदि किसी देश में मुद्रा कोषों की मात्रा उसके अभ्यंश से आधे से कम रह जाए तो वो शुल्क स्वयं की मुद्रा में भी चुका सकता है। इसके बाद आता है मुद्रा कोष, और जो दुर्लभ मुद्राएं हैं वो उसमें आईएमएफ क्या करता है कि एसडीआर में भुगतान करके वो दुर्लभ मुद्रा क्या हुई, जब किसी देश का भुगतान संतुलन पक्ष में होता है तो उस मुद्रा की मांग बढ़ती है और पूर्ति कम हो जाती है। तो मुद्रा कोष अपने पास विभिन्न मुद्राओं की पूर्ति में संतुलन बनाए रखता है और दुर्लभ मुद्राओं के लिए एसडीआर देकर उस मुद्रा का क्रय कर लेता है, या मुद्रा उधार ले लेता है, या उसको दुर्लभ मुद्रा घोषित कर देता है ताकि सदस्य देश को उस मुद्रा का सीमित प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जा सके। कोष द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किसी मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा घोषित करने पर कोष को ये अधिकार मिल जाता है कि वह उस देश की जिसकी वह मुद्रा है उसका पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अर्थात विनिमय दर को ऊंचा करने के लिए कहे, तथा ताकि उस मुद्रा की मांग पूर्ति में स्वतः ही साम्य स्थापित होने की प्रवृत्ति आ जाए। ठीक है। फिर है कोष के साधनों की तरलता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोष के साधन तरल बने रहें, और इसके लिए जब वो ऋण लेता है मुद्रा कोष, कोई देश मुद्रा कोष से, या तो अपनी मुद्रा बेचता है और किसी देश की मुद्रा खरीदता है, तो ऋणी देश की मुद्रा के स्टॉक कोष के पास उस देश के अभ्यंश से बढ़ जाते हैं, और इस स्थिति में पुनः क्रय की व्यवस्था भी की जाती है और वो तरलता बनाए रखता है। इसके अलावा लाभों का वो वितरण भी करता है, जो 20% उन ऋणदाता देशों को दे देता है जिनकी मुद्रा किसी वर्ष में कोष के पास उसके अभ्यंश 75% से कम रह जाते हैं। इसका वो प्रोपोर्शन में ये लाभों का वितरण करता है। इम्पॉर्टेंट बात है कि कोष के सदस्यों पर ये प्रतिबंध भी लगाता है। आईएमएफ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने कुछ सदस्यों पर प्रतिबंध लगा देता है, जैसे सदस्यों द्वारा निर्धारित दरों पर ही विदेशी विनिमय का व्यवसाय किया जाए, या ऋणों के उपयोग उसी कार्य के लिए करने जिसके लिए ऋण लिए गए हैं। और इसके अलावा कोष की बिना अनुमति के सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपनी मौद्रिक नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, और न ही अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाए। दरअसल इसका जो कार्यक्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल सदस्य राष्ट्रों की सरकारों से ही संबंधित देश के केंद्रीय बैंक के माध्यम से व्यवहार करता है। पर्सनल नहीं जाता है, किन्हीं निजी व्यक्तियों और संस्थाओं से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सेंट्रल बैंक के माध्यम से सरकारों से लेन देन करता है और व्यवहार करता है। मुद्रा कोष किसी भी सदस्य राष्ट्र की आंतरिक व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है ना, इंटरनल कोई इंटरफेयर नहीं है उसका। इसका जो मुख्य है कार्य, वो सदस्य राष्ट्रों के भुगतान असंतुलन की समस्याओं के निराकरण के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करना, प्राविधिक सहायता देना और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी वो चलाता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय
मुद्रा कोष सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध रखता है और जो मीटिंग्स होती हैं उसमें प्रतिनिधियों को अपनी जो सभाएं हैं उनमें आमंत्रित करता है और देश में मदद करता है, सरकारों में जो भी उसके सदस्य देश हैं उनमें मदद करता है।